तो बच्चे अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से अब हमारे पास जो NADH2 और FADH2 है वो अब एनकैश होंगे, ATP में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि अभी तक हमारे पास ATP फॉर्मेशन बहुत लो हुआ है। हमारे पास टोटल ATP जो सिंथेसाइज हुआ था वो था नियरली 2 ATPs फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस और 2 ATP अभी क्रेब्स साइकिल्स में मिले हैं। टोटल 4 ATPs मिले हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे बात करनी है उसकी। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको समझने के लिए हमने कल बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन में डबल करके बता रही हूँ फॉर ईज। इस तरीके से हमारे पास फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन में। तो बच्चे हमारे पास इस मेम्ब्रेन में एक सिस्टम रन हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम अरेंज है। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज है। और ये कॉम्प्लेक्सेस जो है यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बेटा। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब बेटा एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, उस एनर्जी का क्या होता है और फर्दर कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, तो इसी को ड्रॉ कर रही हूँ। तो बच्चे हमारे पास ये वाला स्पेस जो है ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाला पोर्शन जहां पे क्रेब्स साइकिल हुआ है। और ये आ गई हमारे पास मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, ये पूरी इनर मेम्ब्रेन है। और बच्चे उसके बाद ये आ गई हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और ये आ गई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन में, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताती हूँ। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो अरेंज किस तरीके से होते हैं। पहले हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ये आ गया, यानी कि FMN, FES, ये कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा था हमारे पास टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये हमारे पास आ गया टोटल पहला कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, जिसमें FMN और FMS है, FES है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो यूबिक्विनोन से बना है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, यूबिक्विनोन एंड यूबिक्विनोन हाइड्रोक्साइड। ये आ गया सेकंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रही हूं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की, यानी कि साइटोक्रोम B से जो बना है। और FES। ठीक है, ये आ गया हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स। यस, इसमें यूबिक्विनोन भी है। अब लास्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बना होता है साइटोक्रोम C1C, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम
A1 to A3। ठीक है, ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। 5वां अभी हमने बनाया नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स 3rd और ये आ गया कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो यहाँ पे अरेंज्ड हैं। अब इस 4 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है बेटा। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास NADH2 है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। FADH2 को बाद में फोकस करते हैं। NADH2 की फॉर्मेशन हुई है। ठीक, अभी NADH2 जो है वो कन्वर्ट होगा, रीजनरेट करेगा NAD पॉजिटिव, ये वापस से यूज हो जाएगा क्रब साइकिल में। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, 2 प्रोटॉन्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब बच्चे इसी तरीके से बाकी NADH2 जो है वो भी ब्रेक होंगे, उनसे ये सेम कंपोनेंट बनेंगे। अब बच्चे ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यहाँ पे जनरेट हुआ, अब वो यहाँ से इन कॉम्प्लेक्सेस से मूव करना शुरू कर देगा, सारे कॉम्प्लेक्सेस से। और कॉम्प्लेक्सेस से मूव करते दौरान अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कि जब वो डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है तो वो एनर्जी जो है वो लूज करता हुआ जाता है। ठीक है, तो बच्चे जब वो एनर्जी लूज कर रहा है यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, फिर उसके बाद वो यहाँ से FAS से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, जब वो यहाँ से मूव कर रहा है बेटा, तो बच्चे उस दौरान एनर्जी रिलीज करेगा, और बच्चे वो एनर्जी डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, तो एनर्जी रिलीज करने के दौरान वो एनर्जी जो है वो यूज होने शुरू हो जाएगी प्रोटॉन को मूव करवाने के लिए। कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि इस जगह, ये जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को पंप करेगा यहाँ, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से पंप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि a pair of proton gets pumped out in intermembrane space। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव किया जा रहा है, FMN FES अब ये यूबिक्विनोन से पास करेगा। ठीक है, तो यूबिक्विनोन से पास किया, ठीक है, अभी यूबिक्विनोन से पास किया, तो यूबिक्विनोन से जब ये पास कर रहा है, अगेन सेकेंड कॉम्प्लेक्स से जैसे ही पास किया, तो अल्टीमेटली सेकेंड कॉम्प्लेक्स से पास करते हुए अगेन उसने एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी रिलीज की, तो बच्चे उस एनर्जी को यूज किया गया अगेन सेकेंड हाइड्रोजन पेयर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि एक NADH2 ने एक एनर्जी ट्रांसपोर्ट की होगी बेटा, यहां से इस तरीके से आ रहा है बेटा। ठीक है, फिर ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव किए जा रहा है इस डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वैसे वैसे एनर्जी प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करके प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट करे, प्रोटॉन को मूव करवा रही है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास इस तरीके से सेकेंड प्रोटॉन जो है वो मूव किया, सेकेंड पेयर ऑफ प्रोटॉन जो है वो मूव कर गया। ठीक है, अब बच्चे तीसरे कॉम्प्लेक्स से चीजें पास करेंगी, यानी कि ये इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास इस तरीके से चीजें पास करी। ठीक है, तो बच्चे अब इस तरीके से चीजें पास करी हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, यहाँ पे जा रहा है, और बच्चे इस दौरान अगेन प्रोटॉन जो है वो पंप होगा। ठीक है, अल्टीमेटली यूबिक्विनोन हाइड्रोक्साइड से इस तरीके से हमारे पास आके इस तरीके से वापस से ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, कहाँ पे, वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन आ गया।
ठीक है। तो वापस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन उसके बदले हमारे पास जब तक वो मूव करता रहा तब तक दो दो प्रोटॉन्स जो है वो आगे आगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करते गए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब आए, अगेन उसे रिसीव करेंगे दो हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस ने इसे रिसीव किया और वाटर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस इलेक्ट्रॉन से मूव करते समय वापस से क्या बन गया, वापस से हमारे पास वाटर बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब तक वो मूव कर रहा था, मूव करते दौरान उसने 3 हाइड्रोजन पेयर्स को मूव करवाया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। वही अगर हमारे पास ये होता ना FADH2, FADH2 के केस में भी सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है, लेकिन बच्चे उसकी एंट्री जो होती है वो कॉम्प्लेक्स 3 से होती है और वो कॉम्प्लेक्स 2 से होते हुए फिर 3 तक जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स 3 से, फिर वो 2 में मूव करके फिर से 3 से आएगा, और इस दौरान वो 2 हाइड्रोजन पेयर्स को पंप करवाता है। तो NADH2 जिस तरीके से माइग्रेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, तो 3 हाइड्रोजन पेयर्स पंप होंगे, और FADH2 जो है वो लेट एंट्री करता है और वहां से सिर्फ 2 हाइड्रोजन पेयर्स को मूव करवाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो बच्चे अब 3 हाइड्रोजन पंप पेयर्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए, तो इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसपोर्ट होकर क्या किया, हाइड्रोजन पेयर्स को ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि हमारे पास एक्सेप्ट करता हुआ इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस ने एक्सेप्ट किया, रिड्यूस होते गए, और रिड्यूस होने के बाद हाइड्रोजन जो है वो आगे देते गए। ठीक है, तो मैकेनिज्म यही है, इलेक्ट्रॉन जब आया इनके पास, इन्होंने यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ा, रिड्यूस हुए, और उसके बाद उस हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे यूबिक्विनोन था, तो यूबिक्विनोन हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना और अल्टीमेटली मूव कर गया। ठीक है, तो सिंपल सा मैकेनिज्म ये है इसके केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मैकेनिज्म होता रहता है। FADH2 के केस में 2 प्रोटॉन्स और इसके केस में 3 प्रोटॉन्स जो है वो मूव किए। अब बच्चे ये जो प्रोटॉन्स मूव किए हैं ना, इसकी वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा बेटा। यानी कि हमारे पास प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और बच्चे हमारे पास इनर मैट्रिक्स में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो गई है कंपैरेटिवली। तो बच्चे इसीलिए अब हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो, यानी कि 5th कॉम्प्लेक्स, 4 हमने यहाँ पे पढ़े, और 5th कॉम्प्लेक्स जो है वो आएगा हमारे पास एक्टिव प्रोसेस में। तो बच्चे इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारे पास आ गई फिर से आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन में लेट्स से हम क्रिस्टे दिखा देते हैं, क्रिस्टे आ गया ये, तो क्रिस्टे को इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा डबल करके दिखा रहे हैं, डबल लेयर। ठीक है, तो बच्चे 4 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करा जा रहा है और प्रोटॉन पंप हुआ जा रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप हुए जा रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन यहाँ तक आ रहे हैं इस तरीके से। लेकिन अब बच्चे एक्टिव प्रोसेस में आएगा हमारे पास 5th कॉम्प्लेक्स। 5th कॉम्प्लेक्स यानी कि F0 F1 पार्टिकल जो इस तरीके से है, बेस ये आया F0, ये स्टॉक, और ये आ गया हमारे पास F1 पार्टिकल। तो F1 ये है, जिसमें से F1 जो है पार्टिकल जो है, यानी कि हेड जो है, इट हैज ATPase एक्टिविटी। ATPase एक्टिविटी मतलब ATP सिंथेसिस करने की एक्टिविटी, ATP को हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, तोड़ना जोड़ना करेगा, और अल्टीमेटली हमारे पास ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। तो बच्चे क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ये इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। तो बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गए, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयंस जो है वो डाउन द ग्रेडियंट आने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बच्चे वो डाउन द ग्रेडियंट आएंगे पर डायरेक्टली नहीं आएंगे, डायरेक्टली वो नहीं आ पाएंगे, इसीलिए वो एक रास्ता चुनते हैं, यानी कि
प्रोटॉन जो है अब यहाँ से मूव करेगा प्रोटॉन पेयर इस तरीके से, रास्ता है हमारे पास फिफ्थ कॉम्प्लेक्स यानी कि F0F1 पार्टिकल। ठीक है, तो बच्चे ये कॉम्प्लेक्स 5 है यानी कि F0F1 पार्टिकल। अब इस F0F1 पार्टिकल के थ्रू प्रोटॉन जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, मैट्रिक्स की तरफ। ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की तरफ जब वो मूव कर रहा है तो बेटा वो एनर्जी रिलीज करता हुआ जा रहा है यहाँ से, और जैसे जैसे उसने एनर्जी रिलीज करी वैसे वैसे उस एनर्जी को यूज किया गया एटीपी बनाने के लिए। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एडीपी और पीआई जो है वो कंबाइन हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर यहाँ से बन गया एटीपी, यानी कि 2 हाइड्रोजन के पंप होने से एक एटीपी सिंथेसाइज किया एटीपी सिंथेस ने, जो कि F1 पार्टिकल है। ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल में एटीपेस एक्टिविटी है। 2 प्रोटॉन को वापस से मैट्रिक्स में पंप करने के लिए उसने करने के दौरान उसने एक एटीपी सिंथेसाइज किया। जैसे हमने कहा कि NADH2 की हेल्प से 3 प्रोटॉन पेयर जो है वो पंप हो रहे हैं, FADH2 की हेल्प से 2 प्रोटॉन पंप जो है वो 2 प्रोटॉन पेयर जो है वो पंप होंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसी वजह से हमारे पास क्या कहा जाता है कि NADH2 जो है वो 3 एटीपी की फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करेगा और FADH2 जो है वो हमारे पास 2 एटीपी की फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से है बेटा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसीलिए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी सोर्सेस बने हैं वो फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी में हेल्प कर रहे हैं ताकि एटीपी बने। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, वो भी थाइलाकॉइड में। ठीक है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हुआ था, प्रोटॉन पंप जनरेट किया गया थाइलाकॉइड के अंदर और उस प्रोटॉन्स को पंप किया जा रहा था स्ट्रोमा में और उसी दौरान एटीपी की सिंथेसिस हो रही थी। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा प्रोसेस बच्चे। सो बच्चे हमारे पास ये है एनर्जी का पूरा बैलेंस शीट, किस तरीके से हमारे पास एनर्जी जो है जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये तीनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हमारे पास एक ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलिसिस होगा तो उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, तो इमीडिएटली सेकंड ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस होने के बाद प्रॉपर्ली क्रेब्स साइकिल होने तक का वेट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है अगर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखा जाए, अदरवाइज ये साइमल्टेनियस होते रहते हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास इसमें एटीपी, NADH2 और FADH2 कितने सिंथेसाइज हुए और अल्टीमेटली कितने एटीपी हमें आगे मिले वो देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी मिले हैं और अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल से हमें 2 एटीपी मिले हैं, बीच में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से कुछ नहीं मिला। NADH2 2 ग्लाइकोलिसिस के दौरान, 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बन गए थे। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 3 जगह पे NADH2 रिलीज होगा और 2 पायरुवेट है तो 2 क्रेब्स साइकिल काउंट करने हैं, एक ग्लूकोज से तो 6। तो FADH2 अगेन एटीपी और ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के दौरान कोई FADH2 नहीं निकलेगा, with 2 FADH2 gets accumulated during 2 Krebs cycles यानी कि सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो बच्चे इस तरीके से देखा जाए अगर हमें टोटल एटीपी काउंट करने हैं तो 2 एटीपी यहां से ग्लाइकोलिसिस के दौरान डायरेक्ट, बाकी 2 एटीपी जो है हमारे पास 3 एटीपी जो है वो एक NADH2 से मिल जाए तो 2 into 3 यानी कि हमारे पास टोटल 6 एटीपी आ गए यहाँ पे, तो 6 टोटल 8 एटीपी हो गए ग्लाइकोलिसिस से। यहाँ पे 2 NADH2 मिले थे, 2 into 3 अगेन 6 एटीपीज। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास NADH2 से 3 एटीपी मिलते हैं तो 6 into 3 18 एटीपीज और FADH2 से 2 एटीपी अवेलेबल होते हैं तो 4 एटीपी, तो टोटल आ गए 24 एटीपी यहाँ पे। तो इसका कंप्लीट काउंट लिया जाए तो हमारे पास आ रहे हैं 38 एटीपीज इन टोटल। बट बच्चे हर जगह हम 36 लिखते हैं यानी कि 36 to 38 एटीपी लिखते हैं। अब वो 36 वाला कॉन्सेप्ट क्या है,
बच्चे एटीपी जो है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट एटीपी 2 मिल रहे हैं और ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हर एक पायरुवेट मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करना होता है फॉर फर्दर प्रोसेसेस। फर्दर प्रोसेसेस के लिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दो पायरुवेट एक ग्लूकोज से बने, एक पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पास करवाने के लिए एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट मतलब दो एटीपी यूटिलाइज हो गए पायरुवेट मॉलिक्यूल को आगे बढ़ाने में, है ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए टू पायरुवेट्स transferred to mitochondrial matrix using 2 ATP. तो इस तरीके से 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है 36 ATP। तो इसीलिए जो एक्चुअल हमारे पास पूरा नेट मिलता है वो हमें 36 ATP का मिलता है, क्योंकि इसी प्रोसेस के दौरान 2 ATP और यूज हो गए हैं बच्चे। ठीक है, सो ये है हमारे पास बैलेंस शीट, यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि हमें मिल रही है टोटल यहाँ पे। ठीक है, सो बच्चे 3 प्रोसेसेस के दौरान, बाकी इसी से हमारे पास आगे फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान एनर्जी बनी है ना, NADH2 और FADH2 से, तो वो इसी का बनाया हुआ प्रोसेस है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया लास्ट में कुछ चीजें बता देती हूँ, अगेन सीक्वेंशियल प्रोसेसेस हैं पर साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हो रहा है तो दूसरा रुक जाएगा पहले वाला, नहीं, सीक्वेंशियली होते रहेंगे, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान स्पेशली क्रब साइकिल के दौरान हमारे पास बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स आप कह सकते हो वो बनते हैं, और वो मेटाबोलाइट्स बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, लाइक अमीनो एसिड्स। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो है वो क्रब साइकिल के दौरान, जिन्हें आप नॉन एसेंशियल कहते हो, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी खुद बनाती है ना, क्रब साइकिल के दौरान भी बनते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज अभी तक हमने ये जो प्रोसेस किया है वो ग्लूकोज के हेल्प से किया है ना, ग्लूकोज को इंटरमीडिएट ग्लूकोज को मेन सबस्ट्रेट लेते हुए वो पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चे लेकिन हमारे पास ये प्रोसेसेस जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को लेकर नहीं होते, लिपिड और प्रोटीन को लेकर भी होते। हमने इससे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी किया था, उसके दौरान हमने ये भी बात की थी कि बच्चे हमारे पास प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस भी होता है बॉडी में। इनकेस एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है तो बॉडी फैट को यूज करती है एज एन एनर्जी सोर्स, और अगर फैट भी नहीं है तो बॉडी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है और उसी से एनर्जी बनाती है। तो मतलब ये प्रोसेसेस जो है वो स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है, ये बाकी चीजें जो है यानी कि लिपिड और प्रोटीन उनके लिए भी ये सेम पाथवे रहेंगे। लेकिन बच्चे वो पाथवे में यानी कि इन पाथवेज में आते कब है, एंटर कब करते हैं, किस पोजीशन पे करते हैं, एक बार वो भी डिस्कस करना है हमें। हमें डिस्कस करना है कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब उनके बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो हमारे पास डाइजेस्ट होते हैं, हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनाया डाइजेशन के दौरान, और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, और उसके बाद वो बाइफर्केट कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। उसके बाद पाथवे जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली ग्लिसरिक एसिड बनता हुआ बाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता हुआ ये पायरुविक एसिड बना लेगा। तो पायरुविक एसिड जो है अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम।
तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन बच्चे बाकी इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कि फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चे अगर हमारे पास प्रोटीन है उसे कैसे डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के बाद ये अमीनो एसिड बनेगा और अमीनो एसिड जो है वो सेल टेकअप करेंगे। जैसे हमारे पास ग्लूकोज बना था डाइजेशन के बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए, ग्लूकोज बना और ग्लूकोज को टेकअप किया गया, है ना, और उसका फर्दर प्रोसेस हुआ। वैसे अमीनो एसिड जो है वो बने हैं डाइजेशन के दौरान। अब इसकी डाइजेशन अगर इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी हो तो ये कहाँ पे एंटर करता है बेटा, किस पर्टिकुलर स्टेप में? तो बच्चे हमारे पास ये एंटर करता है पायरुविक एसिड वाले स्टेप में, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये पायरुविक एसिड के साथ को ज्वाइन करता है, यानी कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड बनेगा। डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड सेल टेकअप करेंगे और जरूरत पड़ने पर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट भी की जा सकती है। तो बच्चे हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो बहुत लंबे प्रोसेस से निकलता है। यहाँ पे उसकी डीअमाइनेशन होती है, यानी कि उसमें रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप जो है वो होगा, अमीनो ग्रुप रिमूव होगा, सर्टेन और चेंजेस होंगी। उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड इस पाथवे में यहाँ से एंटर करेगा। यानी कि अगर प्रोटीन की डाइजेशन की बात करनी है ना, तो पायरुविक एसिड के बाद एंटर कर जाएगा और हमारे पास अकॉर्डिंगली इसके आगे के NADH2 और ATP जो है हमें प्रोटीन से मिल जाएंगे। यानी कि 4 NADH2 यहाँ से मिल जाएंगे, एक ATP मिलेगा, 2 ATP मिलेंगे और 2 FADH2 मिल जाएंगे इसके आगे। तो बच्चे यहाँ पे डीअमीनेशन होता है। डीअमीनेशन के बाद पूरे प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली हमारे पास पायरुविक एसिड मिलेगा डीअमीनेशन फुल प्रोसेस के बाद, और अल्टीमेटली इस पाथवे से दोबारा से एनर्जी जनरेट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटीन जो है वो भी इस साइकिल में यहाँ से एंटर करता है। वही अगर हम बात करें लिपिड्स की, यानी कि सिंपल हो कॉम्प्लेक्स फैट हो, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है। तो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जो है वो भी दोनों इस पाथवे में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो है बेटा वो डायरेक्टली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, और फैटी एसिड जो है बेटा वो भी आगे प्रोसेस में एंटर करते हैं एट एसिटाइल कोएंजाइम रीजन। तो बच्चे फैटी एसिड जो है वो हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ वाला पाथवे से एंटर कर जाएगा फैट और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये वाला NADH2 हमें मिलेगा नहीं और ग्लाइकोलिसिस वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ग्लिसरॉल जो है, मैं ग्लिसरॉल यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ग्लिसरॉल जो है बेटा वो यहाँ पे DHAP बनाता है फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद वो DHAP बनाता है, और DHAP जो है वो फिर से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से प्रोसेस आ जाएगा शुरू, ठीक है। सो ये है हमारे पास लिपिड। इसीलिए बच्चे लिपिड के केस में यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, ये वाली एनर्जी, यानी कि 2 ATP जो एक ATP जो यहाँ पे यूज होना है और यहाँ पे यूज होना है, वो ATP यूज नहीं होता बट यहाँ से सिंथेसिस हो जाती है ATP। तो फैट इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी देता है बेटा, क्योंकि जो उसका ग्लिसरॉल पार्ट है वो यहाँ से आएगा, तो उसके बाद फैट अलग से, फैटी एसिड अलग से यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारे पास रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर अदर मॉलिक्यूल्स।